Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today in this video we will discuss PT 365 of Polity released by Vision IAS। और यहाँ पे हम फोर्थ जो चैप्टर है इसका उसको यहाँ डिस्कस करेंगे जो जुडिशरी से रिलेटेड है। इसकी दो वीडियो मैंने पहले डाल चुका हूँ, ठीक है। और उसमें सेकंड वीडियो में ये आगे वाली चीज़ें भी रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन मैं कंप्लीट इस वीडियो को नहीं कर पाया, तो अभी छोटे छोटे सेक्शंस बना के हम यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। फोर्थ टॉपिक जुडिशरी है, फिफ्थ में आपका इलेक्शन सिस्टम है, सिक्स में आपके जो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो है, जो रिसेंट में बिल वगैरह आए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका सेवन्थ में जो है आपका कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं उनको भी डिस्कस वहाँ पे करना है। तो जुडिशरी में ये कुछ क्वेश्चंस देखिए पीवाईक्यू में आए हुए हैं, उसमें काफ़ी सारे अपन पीटी से भी कर सकते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज से कर सकते हैं, कुछ अपन मैगजीन वगैरह या न्यूज़पेपर वगैरह डेली फॉलो करते हैं, तो वहाँ से भी चीज़ें आसानी से हल हो जाती हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आया था, एक 2021 का क्वेश्चन है। और इसमें था कि एक आपको इसमें मालूम होना चाहिए बस पैरोल और जो फर्लो होती है, ठीक है, उसमें डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। तो वहाँ से ये क्वेश्चन हो जाता। और फिर ये कि क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंट रिलीज जो पैरो रूल्स है, ठीक है, उनके लिए खुद के उनके रूल्स हो सकते हैं क्या, स्टेट टू स्टेट अलग अलग रूल्स हो सकते हैं क्या, ठीक है। तो प्रेजेंट आपका कौन सा किस लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सब्जेक्ट का है, तो आपको एक बार कंकरेंट लिस्ट जो है ना उसको वहाँ से देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट किन किस सब्जेक्ट में है, ठीक है। तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर जो है कानून बना सकती है, और यूनियन जो है उसके जो प्रेजेंट के ऊपर गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, ठीक है। अब हर क्वेश्चन के आप डिस्कस करें तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, और अपना जो मूल उद्देश्य जो है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का कि हम जुडिशरी वाला जो टॉपिक PT 365 का कंप्लीट करें, इससे हम थोड़े से भटक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, टॉपिक क्या है, PIL। PIL के बेसिक आपको सबको मालूम होने चाहिए कि ये किसने शुरुआत किया। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 1976, 79 और 81। मतलब जो 1970s और 80s का जो एरा था, ठीक है, ठीक है, जो डिकेड था, दशक था, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी कि पहले PIL का कुछ कंसेप्ट आया, फिर उसके बाद में पहली कोई रिपोर्ट आई, देन कोई आदमी जो है, कोई जस्टिस जो है, उसको फादर ऑफ PIL कहा जाता है। तो कंसेप्ट कौन लाया, जस्टिस कृष्ण अय्यर जो है वो लाया। केस कौन सा था, कुछ इंपॉर्टेंट ये खास नहीं है। सेकंड है कि फर्स्ट एवर रिपोर्टेड PIL किसके केस में आई, तो हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला जो इंपॉर्टेंट केस था, ठीक है, जो ट्रिपल तलाक में आगे जाके काफ़ी रोल कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इनकी जजमेंट पे ही आगे जाके ट्रिपल तलाक वाला भी जो बिल पास हुआ है, ठीक है। इसके बाद में 1981 में कुछ हुआ, उसमें PIL मूवमेंट के नाम से जाना गया, जिसको जस्टिस PN भगवती जो थे वो लेके आए, PIL मूवमेंट को एक मूवमेंट के तौर पे PIL को लेके आए। और वो केस कौन सा था, वो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। तो दो केस आपको याद रखने हैं, एक तो आपका हुसैन आरा खातून और वर्सेस बिहार स्टेट, और एक SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दो केस है, दो आपके जज के नाम याद रखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक तो जस्टिस कृष्णा अय्यर जिन्होंने कंसेप्ट दिया, और ये एज ए मूवमेंट के तौर पे PIL को लेके आए, एक नया पीरियड लेके आए, वो PN भगवती थे। ये बेसिक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए पहले से, और मैं इतना उम्मीद करके चल रहा हूँ आपको ये पहले से पता है। अब रिसेंट में क्या हुआ जिसलिए न्यूज़ में रहा है कि रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बताया कि कुछ ऐसी PIL जो फ्रिवलस है, मतलब जो टाइम वेस्टिंग है, ठीक है, या फिर कुछ लग्जरी लिटिगेशन के को फाइल करने के लिए यदि ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी ऐसी PIL दाखिल करने वालों पे, ठीक है। अब देखिए PIL का मेन मकसद क्या है, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखिए कि PIL किस लिए होती है। तो ये आपका देखिए PIL क्या है, आपका एक लॉ की तरह इसको यूज़ करना है, जिसमें हम एक ह्यूमन राइट्स और जो इक्वलिटी जैसी कुछ चीज़ें हैं ना उनको और बढ़ा सके आगे, उनको और सोसाइटी में एडवांस कर सके, उनके लिए PIL जैसा कंसेप्ट आया। कहाँ से लाए हम इसको, अमेरिका से लाए कंसेप्ट, ठीक है। इंडिया का एक ओरिजिनल ये चीज़ हम नहीं कह सकते जूरिस्प्रूडेंस, ये अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। कहाँ पे और मेंशन है, कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है या नहीं है, तो आर्टिकल 39A जो है उसमें फ्री एंड जो आपका फ्री लीगल एड जो है उसकी बात की गई, ठीक है। और वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपका कास्ट, रिलीजन और क्रेड के बीच के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल इसके जो प्रोविजन है वो मालूम होना चाहिए, कौन सी कंट्री से ही किसको इसका फादर ऑफ PIL कहा जाता है इंडिया में, और सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने। कुछ ऐसी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कौन सी डिकेड में मेन चीज़ें चल रही थी, और मेन काम क्या है कि एक लॉ की तरह इसको यूज़ करना, ताकि ह्यूमन राइट्स को एडवांस किया जा सके, इक्वलिटी जैसी चीज़ें सेटअप की जा सके सोसाइटी में, और जो इसमें मेनली पब्लिक कंसर्न होना चाहिए, ठीक है, ताकि पब्लिक कंसर्न के जो इश्यूज है ना उनको रेज किया जा सके। ये चीज हो गया। इसके बाद में PIL देखिए, इसके पास PIL जो है ना किस तरह की पावर है, तो ये पब्लिक को पावर दी है कोर्ट ने, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और पता होगा पहले से, कोर्ट ने दी, मतलब इसके लिए कोई लेजिस्लेचर जो है उसने कोई काम नहीं किया, ये कोर्ट द्वारा दी गई पावर है, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो केसेस है ना, वो पब्लिक या प्राइवेट लॉ कोई सा भी हो, मतलब किसी कंपनी है, पब्लिक आप समझ रहे पब्लिक का डेफिनेशन क्या होता है, वहाँ से पब्लिक जो है, पब्लिक कह सकते हैं अथॉरिटी वगैरह,
उनसे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, अराइज हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट जो है ओके, जो केसेस वहाँ से आ रहे हैं, या फिर कोई प्राइवेट लॉ मैटर्स जो है वहाँ से कोई आ रहा है, तो दोनों चीज़ें बस होना क्या चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक इंडिविजुअल या प्राइवेट इंटरेस्ट पे काम नहीं करेगा। हाँ, जो लॉ मैटर जो है वो आपके पब्लिक या प्राइवेट दोनों तरह के लॉ हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ है कि कुछ मैटर ऐसे भी कंसीडर किए जा सकते हैं पीआईएल में, जो आपको बेसिकली मालूम होगा कि बॉन्डेड लेबर पे काफ़ी सुना होगा आपने, वुमन की एट्रोसिटीज़ है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, फूड एडल्ट्रेशन है, हेरिटेज की मेंटेनेंस के कुछ जो केसेस जो है वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, पीआईएल जैसी फाइल की जाती है। इसके अलावा देखिए कहाँ पे फाइल हो सकती है, ये देखिए आपका सबऑर्डिनेट जुडिशरी में नहीं हो सकती, जो हायर जुडिशरी जिसमें अपन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो कहते हैं, उनमें ही ये फाइल हो सकती है। ठीक है। और मकसद क्या होगा, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट केसेस को यहाँ पे डील करना होता है, पब्लिक कंसर्न को यहाँ पे रेज करना होता है। ठीक है। और के जो लॉ मैटर जो होते हैं कैसे हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं या फिर प्राइवेट मैटर हो सकते हैं, वो सब चीज़ों के लिए पीआईएल अपन यहाँ पे दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और चीज़ें क्या है, इसके अलावा पीआईएल कौन कौन फाइल कर सकता है ये देखिए। अब देखिए इसमें मेन चीज़ याद रखना कि कोई भी सिटीजन जो है ना, कोई भी नागरिक वो कर सकता है। मतलब बाहर से कोई आदमी आया, ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई कह सकते हैं कि अपन कोई एनजीओ में बाहर का आदमी काम कर रहा है, ठीक है, या कंपनी में यहाँ पे बाहर का आदमी कोई कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, और फिर यदि वो पीआईएल लगाए तो उसकी मान्य नहीं होगी, ये आप ध्यान रखें। ठीक है। और ये सिटीजन वाला केस जो है ना आपका, ये भी आपका जो सीआईसी जो है, इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, राइट टू आरटीआई जो है 2005 के, उसमें भी सिटीजन होने की कंडीशन वहाँ पे भी है। ठीक है। दूसरा पीआईएल के लिए और चीज़ क्या है कि जो सिटीजन तो हो सकता है वो, ठीक है, लेकिन जिसको परेशानी है, जिसको तकलीफ है, उसी को करने की जरूरत नहीं है, एग्रीड पर्सन हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी आदमी वहाँ से उसके दूसरे की बिहाफ पे आपका पीएल लगा सकता है कोर्ट में। ठीक है। और कहाँ लगा सकता है, या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन भी इसको लगा सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि वो आपका पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। वो पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे पीएल लगा सकते हैं। ठीक है। जबकि पीआईएल, जबकि वो आपको जो आरटीआई है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं लगाते हैं, वहाँ सिर्फ सिटीजन ही आरटीआई ले सकता है। इसके अलावा देखिए कोर्ट जो है, कोर्ट आपका मे टेक अवेयरनेस ऑफ ए मैटर इफ इट इज़ पब्लिक, हाँ, तो ये चीज़ और है कि कोर्ट जो है ना शो मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है इन चीज़ों का, कि यदि कोई चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट की है तो वहाँ पे कोर्ट ऑटोमेटिकली खुद से उस मैटर को ले सकता है, और एक एडवोकेट जो है, वकील जो है अपॉइंट कर सकता है कि वो उसकी पैरवी करेगा, पीआईएल का पूरा मैटर चलेगा। अब देखिए इसमें जुडिशियल कुछ प्रोनाउंसमेंट हुए कुछ केसेस में पीआईएल के, जिसमें दो केस थे। एक तो आपका एसपी गुप्ता वाला केस था 1981 का। देखिए क्योंकि ये एसपी गुप्ता वाला केस है ना, इसी में तो आपका वो आया था जिसमें पीएन भगवती जो कहते हैं कि पीआईएल को एज ए मूवमेंट चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट को इन्वोक कर सकते हो, मतलब रिट जारी करवा सकते हैं, कोई भी मेंबर हो चाहे एनजीओ हो, ठीक है, वो दूसरे के बिहाफ पे कर सकता है। और रिट आपको पता है आर्टिकल या तो 32 के हिसाब से लगेगी या 226 के हिसाब से लगेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन से केसेस के खिलाफ, मैंने आपको बताया आपका पब्लिक लॉ मैटर हो चाहे प्राइवेट लॉ मैटर हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ राइट भी तो होंगे ना, तो किसी आदमी के या तो लीगल राइट छीने जा रहे हो, ठीक है, या फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी वहाँ पे उनका क्या हो रहा हो, वॉल्यूशन हो रहा हो, तो वहाँ पे भी पीआईएल लग सकती है। तो लॉ मैटर पता चला, पब्लिक प्राइवेट दोनों हो सकता है। आपका राइट पता चला कि किसी आदमी की लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उनको यदि वहाँ पे वॉल्यूशन हो रहा है, तो भी पीआईएल कोई भी आदमी लगा सकता है उसके बजाय दूसरा को, लेकिन वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ठीक है। इसके अलावा और क्या बेसिस हो सकता है कि ये उसके राइट छीन रहे हों, और किस वजह से, क्योंकि उसके सोशल या इकोनॉमिक या कोई और ऐसा कोई डिसेबिलिटी है आदमी की कि वो कोर्ट नहीं जा पा रहा है, इसलिए उसकी पीआईएल वहाँ पे लगती है। ये तो था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981 का। अब 1987, 6 साल बाद की बात करें, कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन वाला जो केस था, इसमें जो पीआईएल है वो गंगा वाटर पॉल्यूशन के अगेंस्ट लाई गई थी कि पॉल्यूशन बढ़ रहा था। ठीक है। और जो लाने वाला था एमसी मेहता जो था, ठीक है, ये शायद एनजीओ इनका था, तो इन्होंने पीआईएल लगाई, और ये उस रीजन में गंगा रिवर जहाँ बहती है उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते थे। तो इसमें कहा गया कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि मतलब जो एग्रीड पर्सन है वो पर्टिकुलर स्टेट का ही हो। ठीक है। तो इसमें कोर्ट ने कहा था ये चीज़ कि जो पर्सन है वो इंटरेस्टेड यदि है, तो दूसरे लोग जिससे अफेक्टेड है ना, उनके लिए भी वो आवाज़ वो उठा सकते हैं, पीएल जारी कर सकते हैं। तो ऐसा एमसी मेहता केस में 1987 में आया, और आपका 1981 के एसपी गुप्ता केस में आपको पता चला कि कोई दूसरी आदमी के लिए भी पीएल वहाँ पे इन्वोक की जा सकती है। ठीक है। तो इसके अलावा ये चीज़ तो इसमें हुआ। अब आगे एक न्यूज़ है, इतना काफ़ी आपको पता चला पीएल के बारे में, ठीक है, इतना काफ़ी होता है। इसके अलावा आप देखिए ट्रिब्यूनल्स के बारे में क्या है। अब ट्रिब्यूनल्स देखिए, ट्रिब्यूनल्स को अमेंडमेंट करके लाए गए थे, क्योंकि एक तो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसका पार्ट ट्रिब्यूनल्स नहीं थे। एक अब ज़्यादा न्यूज में जो हम देखते हैं वो एनजीटी देखते हैं। एनजीटी किस एक्ट से आया, ठीक है, एनजीटी को किस बेसिस पे
कौन सा आपका जो जस्टिस सिस्टम है, जैसे नेचुरल जस्टिस है, जो पॉल्यूटर पे कंसेप्ट जो है, ठीक है, उनकी बेसिस पे एनजीटी चलता है। ये आपका देखो थ्योरेटिकल थोड़ा सा नॉलेज है जो आपको पहले से मालूम होता है, ठीक है, इसमें आगे आएगा तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से एक्ट है जिसमें एनजीटी काम करता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनजीटी और अदर तरह के जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो कैसे बनी और अभी ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। तो रिसेंटली तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एनजीटी है वो हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट कौन होता है? हाई कोर्ट। और उसके भी सबऑर्डिनेट अब बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, किसको? आपका ट्रिब्यूनल्स को, ठीक है। और कौन सी है? एनजीटी। तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है आपकी, इसको कहा है कि ये हाई कोर्ट की, जो कह सकते हैं कि हाई कोर्ट जो है उनके सबऑर्डिनेट है ये, ठीक है। तो उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है उसके अंदर आएगा हाई कोर्ट के आपका एनजीटी, ठीक है। तो अब ये किस चीज़ के ऊपर था, इसको कहने की आपको पता करने की जरूरत नहीं है कि ऋषिकोंडा हिल्स में कुछ काम चल रहा था तो आप उसको प्रोहिबिट किया, तो फिर कहा कि हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के सबऑर्डिनेट होगा एनजीटी का जुरिडिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और क्या चला है यहाँ पे, इसमें और कहा कि यदि कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स यदि होंगे, ठीक है, तो आपका जो स्टेचुरी जो आपका ट्रिब्यूनल्स है, इन्होंने कोई जजमेंट दिया, इनकी बाद में वो चीज़ हाई कोर्ट में जाके पहुंची, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट में जाके पहुंची, तो वहां पे यदि कोई कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स हैं ट्रिब्यूनल्स के या आपकी जुडिशरी के, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उनके, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उनकी बात मानी जाएगी, उनकी जो पक्ष है वो माना जाएगा, रखा जाएगा, उनका जजमेंट फाइनल होगा, ट्रिब्यूनल वाला नहीं होगा। ये भी इस केस में कहा गया। इससे पहले एक केस और हुआ था जिसको बोलते हैं एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला, 1997 का केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ऐसा ऑर्डर दिया था कि जो रिट जुरिडिक्शन की जो आपकी पावर है ना हाई कोर्ट की, उसके अंदर आएगी 323 और जो 323 ए और जो बी है, आपको अच्छे से मालूम है 323 ए और बी, जो ये आपके आर्टिकल्स है ना, इनके अंदर ही तो आपकी ट्रिब्यूनल्स बनती है, ठीक है। तो वहां पे इन ट्रिब्यूनल्स की कहा कि ऑर्डर्स जो है इन ट्रिब्यूनल्स के इन दोनों आर्टिकल के अंदर बनी हुई ट्रिब्यूनल्स का, वो सब्जेक्टेड टू होंगे रिट जुरिडिक्शन जो हाई कोर्ट की है। मतलब इनकी अगेंस्ट आपका कोई जजमेंट आप लेके, इनकी जजमेंट के अगेंस्ट आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, उसकी वहां पे रिट ला सकते हैं। तो ये आपका एल चंद्र कुमार में था, और रिसेंटली कहा बोले यदि कोई कंफ्लिक्ट रहेगा तो आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो बातें हैं वो मानी जाएंगी, ठीक है। ये लाइन अपन देखेंगे एनजीटी की सिविल केसेस में कर सकती है वो अपन देखेंगे एनजीटी के पर्टिकुलर यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले एक बार देख लें कि क्या डिफरेंस है ट्रिब्यूनल कोर्ट में, ठीक है। अब एक मेन डिफरेंस यहाँ पे रखना है जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले आप सभी ये चीज देख लो कि एस्टेब्लिश कैसे हुआ। ट्रिब्यूनल बनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, जबकि कोर्ट की बात जो थी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है हाई कोर्ट की, ठीक है, जो कोर्ट है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी। इसके अलावा इसको ट्रिब्यूनल्स को लाए कौन से, तो आपका 42nd अमेंडमेंट 76 में हुआ, 320 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनी और 323 आपकी अदर मैटर के लिए बनी, जिसमें आपका एनजीटी वगैरह भी ये शामिल है। किसने रिकमेंड किया कि ऐसी ट्रिब्यूनल्स बननी चाहिए? और स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर बनी थी। और आपका स्वर्ण सिंह कमेटी की जो सिफारिशें हैं, आपको आपको या तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उनका गूगल कीजिए, वहाँ से आपकी लगभग शायद 11 है, 11 इनकी रिकमेंडेशन थी, तो वहाँ से देख लो, यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वहाँ से अच्छी तरह हो जाएगा कि मैंने वहाँ से कर लिया है। लेकिन अब यहाँ उन 11 सिफारिशों को बताएं तो उस पर तो अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन अपन को वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आप गूगल सर्च करें और वहाँ से चीज़ों को कंप्लीट करें। आगे चले, पर्पज़ क्या होता है ट्रिब्यूनल का, हाईकोर्ट का? हाईकोर्ट का आपको पता है क्या है पर्पज? इसका बात करते हैं ट्रिब्यूनल की, कि यहाँ पे यदि डिस्प्यूट या कंप्लेंट जो है स्पेसिफिक मैटर पे, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपके ट्रिब्यूनल्स वर्क करती हैं। जबकि हाई कोर्ट वगैरह क्या काम करते हैं कि इंटरप्रेट करते हैं या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ट्रिब्यूनल्स का काम ज़्यादातर नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनका मेन जुरिडिक्शन में होता है हाई कोर्ट के में, कि चीज़ों कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसे रूल्स वगैरह उनको इंटरप्रेट किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। और जो डिसीजन है वो आपका सिविल या क्रिमिनल केसेस में चल सकता है, जबकि आपकी ट्रिब्यूनल से ज़्यादातर आपकी सिविल केसेस पे काम करती है, ठीक। क्रिमिनल पे शायद ही कोई ट्रिब्यूनल बनी हो, बाकी ये मेनली आपकी सिविल केसेस पे चलती है। जैसे एनजीटी वगैरह है, इसमें अलग अलग केसेस हैं, तो वहाँ पे सिविल मामला होगा, वहाँ पे बात की जाएगी कि कौन सी ट्रिब्यूनल एनजीटी जो है कौन से एक्ट के अंदर वहाँ पे बात करेगी, जजमेंट देगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए ट्रिब्यूनल्स है ना, ये आपकी बाउंड नहीं है किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर से, जैसे आपका सीआरपीसी है या फिर आपका एविडेंस एक्ट है, तो उनके अंदर ये इनको कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ पे जजेस बैठेंगे, चीज़ों की सुनवाई करेंगे और वहाँ पे जजमेंट दे देंगे, ठीक है। इनको अलग से कोई कोड या ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, जबकि हाई कोर्ट वगैरह जो है एक प्रोसीजर से चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें चलती हैं। इसके अलावा जो
ट्रिब्यूनल्स है ना, इनका कंसेप्ट क्या है, ये आपका नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट पे काम करते हैं। मेंबर कौन होते हैं इसमें, जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं जिनके पास में स्पेशल नॉलेज होगा, जबकि हाई कोर्ट में सिर्फ जुडिशियल पर्सन होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप जब कहते हैं ना कि वहाँ पे सिटिंग जजेस जो हैं उनके अलावा यदि हमें एडहॉक जजेस लाने होते हैं, ठीक है, जब लोड ज़्यादा हो जाता है सुप्रीम कोर्ट पे वर्क का, तो वहाँ पे भी आप रिटायर्ड जजेस को ही लेके आते हैं, कहीं वहाँ से ना अलग से लोग लेके नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जुडिशियल जो मेंबर्स होते हैं हाई कोर्ट में सिर्फ, जबकि यहाँ पे जुडिशियल एक्सपर्ट लोग भी चल सकते हैं ट्रिब्यूनल्स में। और पावर क्या है, पावर देखिए लिमिटेड है, कि जिन लॉज के अंदर काम करना है ना वहीं पे इनको ट्रिब्यूनल्स को अलाउ होगा, जुडिक्शन उनकी इतनी सेट होगी। जबकि हाई कोर्ट वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट है, इन पे जितने भी जो लॉज पहले आए हैं उनको यूज़ करने की इनके पास में पावर है डिसीजन लेने से पहले। तो दो चीज़ आपको मैं बता दूँ कौन सी चीज़ें हैं, कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये किसी प्रोसीजर से बाउंड नहीं है, जबकि आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है ये अपने प्रोसीजर से बाउंड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ देखिए कि जो पावर्स है ट्रिब्यूनल्स की ये लिमिटेड होती है, जबकि हाई कोर्ट या फिर जो है जुडिशरी है इसकी पावर जो है लिमिटेड नहीं होती। ये दो डिफरेंस आपको मामूली ये जो है आपको ध्यान रखना है, पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा देखिए कि एनजीटी के बारे में ये है, और इससे पहले ट्रिब्यूनल्स का कुछ नाम देख लो, जैसे इनकम टैक्स के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये आपकी 323 ए के अंदर बनी, जैसे कि एनजीटी है आपका 323 बी के अंदर बनी। ऐसे और भी ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल है, सेट है, एएफटी आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है, वाटर डिस्प्यूट के लिए अलग से ट्रिब्यूनल चलती है। ठीक है, इसके अलावा CESTAT जिसको कस्टम एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को कॉम्पैक्ट बोलते हैं। तो ये सब ट्रिब्यूनल्स के एग्जाम्पल है जो इंडिया में चलती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक कुछ अमेंडमेंट आया, एक्ट बना नया 2021 में, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट, जिसे रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस को चेंज की गई, तो उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले कुछ एनजीटी के बारे में देख लेते हैं कि एनजीटी का एस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुआ, चेयरपर्सन इसका जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कंसल्टेशन होती है सीजीआई की, कानून से आया तो इसीलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। यहाँ पे कम से कम 10 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 20 हो सकता है, मतलब 10 से 20 के बीच में यहाँ पे मेंबर हो सकते हैं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए ज़्यादातर जो ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है, उनमें 10 मेंबर भी कंप्लीट नहीं है जो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, टाइम पीरियड इसमें है 5 साल का है, और ये दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। फंक्शन क्या होंगे, सिविल केसेस में ये काम करेगी, जिसमें आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के मुद्दे आपके शामिल हों। तो इसके डिसीजन क्या होंगे, फिर उन पार्टीज पे बाउंडिंग होंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट दे दिया फिर कहेंगे बोले नहीं हमें तो जजमेंट ठीक नहीं लगा, तो ये फिर हाई कोर्ट जाएंगे, तो फिर तो मतलब ही नहीं रहा ना एनजीटी एस्टेब्लिश करने का। तो इस लॉजिक से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि एनजीटी की जो आपकी जजमेंट है वो बाइंडिंग होते हैं। की डेवलपमेंट इसमें क्या हुए कि पहली ट्रिब्यूनल कब बनी, कैसे क्या हुआ, तो ये आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले इनकम टैक्स की अपीलेट ट्रिब्यूनल बनी, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी अभी जो चल रहा है लास्ट में एक्ट आया है, ये आपको पता होना चाहिए कि 2021 में ट्रिब्यूनल्स में रिफॉर्म्स किया कुछ, उसके लिए एक्ट आया जिसमें आपका कुछ रैशनलाइज चीज़ों को रैशनलाइज किया गया, और सर्विस कंडीशन को वहाँ पे थोड़ा सा जो कंडीशन ऑफ सर्विस है उनको थोड़ा सा चेंज किया गया। अब वो क्या क्या है देखो, कि पहले ऑर्डिनेंस लाए थे, ऑर्डिनेंस को अब एक्ट बना दिया, एक तो चीज़ ये हुई। इसने क्या किया कि जो पहले से कुछ अपीलेट बॉडीज जो थी ना, उनकी पावर को ट्रांसफर कर दिया, जो अलग से पहले से एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज है उनके साथ में ही। ठीक है, अब वो क्या किया क्या नहीं किया, जैसे सिनेमेटोग्राफिक एक्ट जो है उसको सिनेमा एक्ट जो बोलते हैं 1952 का। ठीक है, इस एक्ट की जो पावर थी ना उसको, जो इस ये ट्रिब्यूनल थी इस एक्ट के अंदर जो बनी थी, उसकी पावर अब हाई कोर्ट को दे दी। मतलब इस ट्रिब्यूनल का जो काम था इसके लिए अपीलेट का, ठीक है, उनको जजमेंट अब हाई कोर्ट दे सकता है, ऐसा कुछ कर दिया, मतलब जो डिसॉल्व कर दिया। ठीक, इसके अलावा क्या किया कि सेटअप कर दिया सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी, ठीक है, जिसमें आपका चेयरमैन और मेंबर जो है वेरियस ट्रिब्यूनल्स के, उनको सिलेक्शन का अपॉइंटमेंट का काम वहाँ पे किया जाएगा। और क्या किया इसने, फाइनेंस एक्ट 2017 जो आया था उसमें कुछ उसको अमेंड किया। उसमें अमेंडमेंट क्या क्या किया ये देख लो, कि सीजीआई होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो उसने नॉमिनेट किया है, या फिर चेयरपर्सन जो आपका टाई यदि हो जाएगा कोई चीज़ वो जहाँ पे डिसीजन लेना होगा तो वहाँ पे कास्टिंग वोट उसके पास में होगा। ठीक है, तो इसमें जो होगा मतलब सेटअप जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी ना, उसमें सीजीआई या उससे द्वारा नॉमिनेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक है, वो वहाँ पे इन सीजीआई ने जो बताया वो वहाँ पे चेयरपर्सन की तरह काम करेगा। इसके अलावा कुछ और आदमी इसमें होंगे, देख लीजिए आप, इसको देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए सीजीआई द्वारा रिकमेंडेड एक जो वहाँ पे लोग हैं वो वहाँ पे इस जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी इसमें काम करेंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री है जिसके लिए ट्रिब्यूनल बनी है, उसका सेक्रेटरी होगा। इसके अलावा और जो सिटिंग आउट गोइंग चेयरपर्सन जो है उसका भी वहाँ पे वोट होगा, कि वो भी नया जो एक तरीके से चेयरमैन आएगा उसके लिए वहाँ पे वोट दे सकता है, उसका भी टीम होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक उनका इंटरनल कह सकते हैं मैकेनिज्म है, उसके रिगार्डिंग इसमें लिखी हुई है, अपने को ये यहाँ पे काम की नहीं है।
अब काम की जो है वो देखिए कि टर्म ऑफ ऑफिस जो है चेयरपर्सन का और मेंबर का वो 4 साल कर दिया। पहले कितना था, अब ये ऊपर देखा 5 साल था, उसको घटा के 4 साल किया है यहाँ पे। और अपर एज लिमिट उसको 70 साल कर दिया, तो 470 ये कर दिया, ठीक है। और ये चेयरपर्सन के लिए 70 और 467 ये आपका मेंबर के लिए कर दिया है। मेंबर कितना बने आपको बताया, 10 से 20 के बीच मेंबर इसमें हो सकते हैं। और यहाँ पे पहले कहा था कि रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, तो अब इसमें चेंज कर दिया कि इसमें अपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है। और मिनिमम एज वहाँ पे कुछ ऐसी थी नहीं, तो यहाँ पे 50 ईयर जो आपकी मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई है अपॉइंटमेंट के लिए, एज ए चेयरपर्सन कह लो चाहे मेंबर के लिए कह लो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब एक मुद्दा चलता रहता है कि स्पीकर जो है ना वो कई बार क्वाजी जुडिशियल पावर की तरह यूज करता है डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर में एमएलएज के, ठीक है। तो वहाँ पे ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि पार्लियामेंट से पूछा है कि तुम एक बार फिर से सोच लो कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो पिटीशंस होंगी, ठीक है, वो स्पीकर को दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। मतलब स्पीकर को दे रहे हैं तो आप वो चीज़ें उसकी क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है या नहीं है। तो इसमें आप ऐसा कहा है कि पार्लियामेंट ऐसा सोचेगी, ठीक है। तो बस आपको मुद्दा पता होना चाहिए कि जो स्पीकर है वो एज ए ट्रिब्यूनल वर्क कर सकता है। अभी तक कोई क्लियर नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो चीज़ें आपको ऐसे बस आपको मालूम होनी चाहिए कि पार्लियामेंट ऐसा कुछ काम कर सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे और जो स्पीकर जो है लोकसभा या असेंबली का, उसको जो डिस्प्यूट है उनका आर्बिट्रेटर जो है वहाँ पे सेट कर दे कि जो आपका स्पीकर है वो डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन के जो है एमएलएज का उस मैटर को, ठीक है। तो अब क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी है या नहीं है, इस पर भी काम करना है। बस आपको ये मैटर याद रखना है कि ऐसा भी डिस्प्यूट चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्लियामेंट से ये चीज़ पूछा है, ठीक है। तो अब इसके अलावा आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स है, ठीक है, और इसके अलावा आपका आरपीए 1951 है, इसमें कुछ प्रोविजंस है, ठीक है। तो इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन की पावर किसके पास में होती है। इलेक्शन से डिफेक्शन का मामला हो या डिस्क्वालिफिकेशन का हो, इलेक्शन में कोई कह सकते हैं इलीगल मीन्स वगैरह को यूज़ किया है, तो वहाँ पे कौन कौन से मैटर मुद्दे खड़े होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनको आप एक बार देख लें। और आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें कुछ कुछ 3 जजेस केस थे। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड वाला, थर्ड वाला जो आपका 1981, फिर उसके बाद में 19 इसके 12 साल बाद 1993 में आया, उसके 5 साल बाद में 98 में आया, ठीक है। तो 81, 93 और आपका 1998 में आया। इनके अलग अलग नाम थे। 81 वाला तो आपको पता ही है, एसपी गुप्ता वाला केस था। दूसरा वाला क्या था, इसकारा वाला था, इसकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। थर्ड वाला आपका क्या था कि लास्ट में आपका जिसको थर्ड जज केस बोलते हैं, इसका कुछ और पर्टिकुलर नाम था, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप थर्ड से याद रख लें, थर्ड जजेस केस 1998 का है। इसमें क्या चीज़ हुई क्या चीज़ नहीं हुई ये आपने पहले से कर रखी होगी, यहाँ पे इसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सेकंड और थर्ड में डिफरेंस याद रखें कि जब कोलिजियम एक सिस्टम की तरह काम करेगा अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस जो है सीजीआई जो है वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस से वहाँ पे क्या लेगा, एक उनसे कंसल्ट करेगा। जबकि थर्ड जजेस केस में कहा कि 2 नहीं, 2 की बजाय 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे कंसल्ट करेगा। ये सेकंड और थर्ड जज केस में डिफरेंस था, 2 जज वहाँ पे बढ़ा दिए गए, ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला एसपी गुप्ता केस जो था, वहाँ पे क्या कहा था कि सीजीआई की जो रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट मना कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव के पास में पावर आ गई, सुप्रीम कोर्ट की बात माने या नहीं माने। लेकिन बाद में कहते हैं बोले नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जो कह सकते हैं कि जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग होगी। ऐसा आया आपका लास्ट थर्ड जजेस केस में, ठीक है। अभी अपॉइंटमेंट पे क्यों बात चल रही है, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि जो टोटल 34 जो आपकी सीटें जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, वो फिल होने वाली हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है जो इनके सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या जो है उसको फिक्स करने का काम करता है। तो वो आपका आर्टिकल 124 124(1) है। इसमें कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट की उसको प्रेस्क्राइब कर सकती है, मतलब डिसाइड कर सकती है कितने जजेस सुप्रीम कोर्ट में होंगे। तो इसका आर्टिकल 124 क्लॉज सेकंड क्या कहता है, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आपका जज है, चीफ जस्टिस है या फिर जजेस जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट में तो क्या कहा कि पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी कितनी सीट है। क्लॉज सेकंड में कहा कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होगा और इसमें हो जाएगा तो वो कॉलेजियम सिस्टम वहाँ पे काम करेगा, उसकी मदद से वहाँ पे सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट का वो सीजीआई बनेगा। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं वहाँ पे सीजीआई जो है वो वहाँ पे नाम देगा, कॉलेजियम पूरा सिस्टम काम करेगा। और नेक्स्ट सीजीआई का जो नाम है वो आउट गोइंग सीजीआई है, वो वहाँ पे देके जाएगा, रिकमेंड करके जाएगा। इसके अलावा कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है, 5 मेंबर बॉडी है, क्योंकि आपको पता है एक तो सीजीआई है, 4 वहाँ पे मेंबर है, थर्ड जज केस 1998 में आई याद है ये चीज़, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता चला
जबकि हाई कोर्ट के कॉलेजियम में कितना होता है। अब वहाँ पे जब सेकंड जज वाला केस था ना, तो उसको आप हाई कोर्ट के लिए याद रख लें कि वहाँ पे 3 मेंबर बॉडी होती है कॉलेजियम में, एक वहाँ का चीफ जस्टिस और 2 वहाँ के सीनियर मोस्ट जज। ये चीज़ आपको पता चलेगी आर्टिकल 124 क्लॉज 1, जिसमें पार्लियामेंट के बारे में मेंशन है, और 124 क्लॉज 2 में आपका प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा कॉलेजियम की हेल्प से। ठीक है। और सीजीआई जो है, ये आप ध्यान रखना, सीनियर मोस्ट जज जो है सीजीआई बनेगा, ये मेंशन है आर्टिकल 124(2) में, ये कोई कन्वेंशन नहीं है। ठीक है, ये कन्वेंशनल कोई चीज़ चल रही हो, ये उस आर्टिकल 124(2) में मेंशन है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और आउट गोइंग जो सीजीआई है वो नेक्स्ट वाले का नाम देके जाएगा। 1+4 कोलिजियम होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, और 1+2 हाई कोर्ट के लिए होगा। दूसरी एक चीज़ याद रखें, एक इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, वो है डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में। पूरा टॉपिक आप अपने नोट से या आपने जहाँ से भी आपका ये पॉलिटी रिवाइज किया है या जहाँ से पढ़ा है वहाँ से देखें। बस आपको यहाँ देखना है मेन चीज़ क्या, कि थोड़ी सी में एक्स्ट्रा चीज़ें दी है कि ओरिजिनल और अपीलेट जुरिडिक्शन के पास में होती है, जो कि सिविल और क्रिमिनल के मैटर्स में दोनों में होती है। अब इसको आप ध्यान रखें कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके पास सेम हाई कोर्ट जैसी पावर होंगी। ठीक है। लेकिन इसने अभी यदि कोई जजमेंट दिया तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि वो आपका हायर जुडिशरी है। तो बस ध्यान रखना है, कहीं ये नहीं सोचना है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सिर्फ सिविल कोर्ट केसेस में दे सकता है। तो ये सिविल और आपका क्रिमिनल केसेस है जो मैटर्स हैं, वहाँ पे इनकी ओरिजिनल अपीलेट जुडिक्शन होती है। ठीक है। तो ये आपको मेनली ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है विद हाई कोर्ट की परमिशन से। ठीक है। तो हाई कोर्ट से कंसल्ट की जाएगी गवर्नर के द्वारा, तब उनका अपॉइंटमेंट या फिर पोस्टिंग या प्रमोशन, तीनों चीज़ याद रखें। पहली बार अपॉइंटमेंट, फिर उनकी पोस्टिंग कहाँ देनी है, फिर प्रमोट कहाँ करना है, ये सब चीज़ें गवर्नर करता है स्टेट का विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट का, आपका जो स्टेट का है वहाँ से। क्वालिफिकेशन क्या है कि वहाँ पे 7 साल का उनके पास में क्या होना चाहिए, या तो एडवोकेट होना चाहिए या प्लीडर होना चाहिए, और हाई कोर्ट ने उसको रिकमेंड किया हो, इसके अलावा वो किसी सर्विस में पहले से नहीं हो। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है। ठीक है। आगे फोर्थ टॉपिक है प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में। यहाँ पे पेरोल फर्लो का एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया, डिफरेंस यहाँ पे दे दिया। और इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी, पेरोल आपका कोई राइट नहीं होता। ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक वजह होती है स्पेसिफिक, यहाँ पे दिया हुआ स्पेसिफिक एक्जिजेंसी होती है, कुछ पर्टिकुलर रीजन होता है, उसके लिए उसको पैरोल पे छोड़ा जाता है। जबकि फर्लो जो है आदमी को एक सोशल प्राणी बनाए रखे, इसलिए वहाँ पे कोई रीजन हो मत हो, वहाँ पे जो आपका जेल का जो वार्डन है वो वहाँ से उनको फर्लो जारी करवाता है, वहाँ की जो आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी के थ्रू। ठीक है। एक चीज़ दूसरा याद रखना, पैरोल जब देते हैं तो वहाँ पे जो सेंटेंस है उसका सस्पेंशन हो जाता है। मतलब कोई आदमी 1 साल 2 साल की सज़ा हुई, ठीक है, 1 साल होते ही घर गया 1 महीने के लिए, तो घर से वापस आते ही उसका 1 साल और 1 दिन से चालू होगा, मतलब जस्ट 1 साल से होगा। यदि ये केस फर्लो के लिए होता 2 साल की सज़ा होती। और यदि फर्लो की बात की जाती तो एक्चुअली फर्लो क्या है, लॉन्ग लंबी जो प्रिजन इम्प्रिजनमेंट जब होती है उनके लिए दिया जाता है, जैसे 10 साल की होती है। तो उसको आदमी को 5 साल में यदि उसको फर्लो पे छोड़ा गया और वो 6 महीने के लिए घर गया, तब उसकी सज़ा जो है 5 साल और 6 महीने से आगे चालू होगी। मतलब ये 6 महीने जो है उसकी छुट्टियां जो उसको मतलब घर भेजा, ये उसमें शामिल हो गया सेंटेंस में। ठीक है। तो यहाँ पे उसका रिमिशन हो जाता है। इसके अलावा अब मेन चीज़ क्या है कि प्रेजेंट किस में आता है, तो ये आपका सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट मैटर है। तो यहाँ पे ये गवर्न किस चीज़ से होता है, ये आपका 1894 का जो प्रेजेंट एक्ट है इससे ये गवर्न होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन से एक्ट से गवर्न होता है। और इसमें जो चीज़ देखनी है वो हमें ये देखना है कि अभी एक रिपोर्ट आई लेटेस्ट, जो प्रिजन रिफॉर्म्स, जो आपका प्रिजन के स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, ठीक है, क्या क्या केसेस चल रहे हैं, कितनी संख्या है, कितने कौन सी कैटेगरी के जिनको रिजर्वेशन है, SC ST वुमन डिप्राइव्ड जो लोग हैं, उनका कितना परसेंटेज आपका जेलों में बंद है। तो इसके बारे में ये जो रिपोर्ट आती है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसे NCR भी कहते हैं, ये रिपोर्ट लाता है। इसकी 3 रिपोर्ट होती है जिसके अपन नाम यहाँ पे देखेंगे। और ये आपकी PSI है जो 2021 के लिए आई है। ठीक है। अब आपका देखिए प्रेजेंट आपका स्टेट का सब्जेक्ट है। ठीक है। आप ये ध्यान रखना, शायद मैंने पहले कहीं इसको कंकरेंट नहीं बोल दिया हो, या फिर मैंने कंकरेंट लिस्ट के मैटर देखने के लिए आपको बोला था। ठीक है। वहाँ पे एक बार वीडियो को स्टार्ट करके देख लेना, कहीं कंकरेंट तो नहीं बोल दिया। यदि बोल दिया हो तो वहाँ पे इसको देख लेना कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, कंकरेंट वाला नहीं है। ये तो सिर्फ आपको मैटर देखने थे। इसके अलावा देखिए कौन सा एक्ट चलता है, तो प्रेजेंट एक्ट 1894 चलता है, ये इसको गवर्न करता है। स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है प्रेजेंट के लिए वहाँ पे काम करेंगी। इसके अलावा जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो आपका एक प्रेजेंट मैनुअल बनाती है। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है आपकी यहाँ पे रेगुलर गाइडलाइंस है, एडवाइस वगैरह जो है स्टेट यूटी को यहाँ पे जारी कर सकती है। तो ये तो बेसिक चीज़ आपकी यहाँ पे हुई। ठीक है। अब NCRB की 3 रिपोर्ट आप देखिए, एक तो एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया पहली रिपोर्ट है, दूसरी क्राइम इन इंडिया, और तीसरी आपकी प्रिजन स्टेट्स इन प्रिजन स्टेट्स इंडिया। ये 3 होगी आपकी रिपोर्ट NCRB की। ध्यान जरूर याद रखें इनको। एक्सीडेंटल डेथ जो है ना, इसको जरूर याद रखें, इसको भूले नहीं, क्योंकि क्राइम को तो आप याद रख लेंगे,
ठीक है। और प्रिजन स्टेट्स जो है इसको नाम याद रख लेंगे, लेकिन जो एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड है ना, इसमें यदि कोई और ऑर्गेनाइजेशन दे दिया तो हम वहाँ पे इसको मिसमैच कर देंगे, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखें। तीनों रिपोर्ट एनसीआरबी की है। ठीक है। क्लियरिंग हाउस की तरह यह भूमिका फंक्शन करता है, भूमिका निभाता है एनसीआरबी, जिसका काम क्या है, क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर, दोनों चीज़ याद रखें, क्राइम और क्रिमिनल्स की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एक एज ए अवेलेबल करवाता है एनसीआरबी। डिसिमिनेट करना इन्फॉर्मेशन को कि इंटर स्टेट और इंटरनेशनल क्रिमिनल्स जो उनकी जो सूचना है उनको वहाँ पे प्रोवाइड करने का काम भी ये करता है। ध्यान रखें, इंटर स्टेट हो चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल हो, उन सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये रखता है। इसके अलावा ट्रेनिंग फैसिलिटी भी देता है जो आपका क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जो लोग काम करते हैं उनको। तो आपका पता चला फिर आपको, ये सेटअप हुआ 1986 में, सेंट्रल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ये आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आगे बात करें, इस रिपोर्ट में क्या आया, तो बताया कि यूपी जो है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल है, उसके बाद में बिहार में है, और उसके बाद में महाराष्ट्र में। तो ये आप ये थोड़ा सा याद रख सके, यूपी, उससे बाद में उससे कम बिहार, उससे कम महाराष्ट्र एमएच। ठीक है। तो ये अंडर ट्रायल यहाँ पे है। डिसएडवांटेज सेक्शन जो है उसमें ध्यान रखें कि जिनको SC ST OBC के लोग जो है वो 67% यहाँ पे शामिल हैं जो जेलों में बंद हैं। इसके अलावा और चीज़ क्या देखनी है इसमें, वो आप देखिए कि ये आपका एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट है, इसको आपको इसमें कुछ खास चीज़ है नहीं। डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर आया कि एक केस था जिसको हम बोलते हैं शायद एक सेकेंड, उसका नाम है पर्टिकुलर केस का नाम मैं आपको बताता हूँ, एक लास्ट केस था, एक उसको याद रखना था। हाँ, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 वाला, क्योंकि ये दो केसेस जो थे ना पंजाब से ही थे। ठीक है। एक तो बच्चन सिंह और एक दूसरा था आपका मच्छी सिंह। ठीक है। तो ये भी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस था 1983 का, और वो 80 का था। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 वाले केस में कहा था कि डेथ पेनल्टी सिर्फ उस केस में दी जाएगी जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा। ठीक है, मतलब जब बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, तो ही आपको डेथ पेनल्टी जो हर जुडिशरी है वो दे सकती है। ठीक है। और एक लास्ट चीज याद रखें कि शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2014 जो था, इसमें कहा था कि अनड्यू, इनऑर्डिनेट या अनरीजनेबल जो डिले होगा डेथ पेनल्टी में, वो क्या होगा कि एक तरीके से कम्यूटेशन जो है, कम्यूट करना किसी सेंटेंस को, उसके लिए ग्राउंड बन जाएगा। ठीक है। तो ये बताया था शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2014 का। तो ये दो चीज याद रखना, बच्चन सिंह वाला केस जिसमें कहा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, और शत्रुघ्न चौहान में कहा कि यदि डिले होगा अनड्यू, तो वो आपका वहाँ पे फिर उस सेंटेंस को आप कम्यूट करते हैं वही ठीक रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे चली। इसके अलावा हमें और जो चीज़ देखनी है वो यहाँ पे सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वाला जो केस था 1980 का, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपील कर दी थी कि डेथ पेनल्टी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे प्रोसीजरल सेफगार्ड जो है, जो बिल्ट इन प्रोसीजरल सेफगार्ड है, उनकी वजह से अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होना बहुत जरूरी है, डेथ पेनल्टी होना जरूरी है इंडिया में। ठीक है। इसके अलावा ये कहा कि 2021 तक क्या है, 488 प्रिजनर्स जो हैं वो डेथ रो पे थे, मतलब उनको फांसी दी जानी है। तो ऐसे याद रह सके कि लगभग 500 लोग हैं जिनको अभी तक फांसी दी जानी है, और उनको अभी तक डिले चल ही रहा है। इसके अलावा इसमें बात किया है कि जो मोड ऑफ पनिशमेंट जो है, जो आपका डेथ पेनल्टी के फॉर्म में दिया जा रहा है, इसका कोई पता नहीं कब से दी जा रही है, टाइम इमोरियल है, मतलब कोई डिसाइड नहीं है कब से ये चीज़ें चलती आ रही है। तो ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने शिव मोटो एक रिव्यू को ओपन किया है प्रोसेस। ठीक है। और उसमें कहा है कि किस तरह से डेथ पेनल्टी वगैरह दी जानी चाहिए, कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सेफ गार्ड लेनी चाहिए। तो वहाँ पे कोशिश की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोशिश की जाए कि वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की फॉर्म में उस पनिशमेंट को दे दिया जाए तो बेहतर होगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन है जो डेथ पेनल्टी पे यहाँ पे डील करते हैं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए 7th शेड्यूल, आर्टिकल 21, आर्टिकल 72 और 161, और इंडिया आईपीसी के 80 60। अब देखिए 72 और आर्टिकल 161 आपका पार्डनिंग पावर है, ये आपको अच्छे से मालूम है। आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि किसी भी आदमी को उसकी जीवन से नहीं डिप्राइव किया जाएगा और पर्सनल लिबर्टी से, जब तक कि यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ है, उसके अदर कोई और बात हो तो वहाँ पे उसको उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 21 मेंशन है। 7th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है कि क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल जो प्रोसीजर है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है। अब आपको पता चला प्रिजन जो है वो आपका स्टेट लिस्ट है, क्रिमिनल लॉ और आपका क्रिमिनल प्रोसीजर है वो आपका क्या है, कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो क्या होगा कि लास्ट में ऐसे कुछ लॉज जिसके अंदर डेथ पेनल्टी दी जा सकती है वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर कंकरेंट लिस्ट में है, जिनकी वजह से डेथ पेनल्टी जैसी आगे जाके पनिशमेंट अलाउड किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा आईपीसी का 80 60 का आपकी यहाँ पे कुछ चीज़ है कि इसमें आपका एक आउटलाइन है कि कुछ प्रोविजंस की, कि डेथ पेनल्टी किस किस कह सकते हैं कि एक्ट के लिए
दी जा सकती है, किस किस कह सकते हैं ऑफेंस के लिए दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, तो आपको आईपीसी में पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रोविजंस होते हैं, उनको आउटलाइन किया गया है जो ऑफेंसेस की लिस्ट है कि इस फला सेक्शन के अंदर इस चीज़ के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा। ये आईपीसी 8060 में मेंशन है। ये चीज़ आपको पता चल गया आईपीसी पार्डनिंग पावर आर्टिकल 21 और 7th शेड्यूल जो आपका कंकरेंट लिस्ट में बताता है क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर को। अब ये इतना ही टॉपिक, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत कोई है नहीं, और आपको यदि जरूरत लगे तो आप देख लें। बस बच्चन सिंह केस को 1980 को याद रखें, और आपका शत्रुघ्न चौहान 2014 वाला जो केस है उसको याद रखें। बच्चन सिंह को पंजाब से और शत्रुघ्न चौहान को यूनियन ऑफ इंडिया से। इसके अलावा देखिए कौन सी कन्वेंशन डेथ पेनल्टी के लिए काम करती है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, आपको यदि लगे जरूरी है तो आप इसको डाउनलोड करें पीडीएफ को, वहाँ से देखें। यदि नहीं आपको ये चीज़ आपको लगे कि नहीं, आपको मेरे मेरे को लगा कि ये जरूरी नहीं है, आपको भी लगता है जरूरी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। अब देखिए आपका नालसा डालसा और सालसा वगैरह चलता है तो 5 अथॉरिटी पे चलता है। कौन सा एक्ट था? 1987 का एक्ट था, जिसमें आपका एलएसए बना, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का बना। इसमें अथॉरिटीज़ बनी जिसका काम का था क्या था, वो आपका फ्री लीगल एड और करना था और लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना था। इसके अलावा लीगल लिटरेसी कैंप। तो देखिए 3 चीज़ याद रखनी है, लीगल एड तो देना ही देना है, इसके अलावा लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवानी है और लीगल लिटरेसी कैंप भी वहाँ पे लगाने हैं कि लोगों को कानूनी साक्षरता वहाँ पे दी जा सके। और क्या चीज़ है कि हमें जस्टिस और फंडामेंटल राइट जो है उनको एक तरीके से हम मेक श्योर करें कि उनको सिटीजन्स को डिनाई नहीं किया जा रहा है, और उनका कि वो लोग पुअर है, इकोनॉमिकल उनकी कंडीशन बहुत पुअर है, तो इस वजह से उनको ऐसा नहीं हो कि वो फंडामेंटल राइट उनकी वॉयलेट किए जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन से बचाने के लिए आपका ये LSA जो एक्ट 1987 आया, तो इसको आपको प्रोविजंस के आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा अब देखिए क्या चल रहा है, फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की मीट हुई DLSA की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई अंडर ट्रायल जो है उनको रिलीज करने की स्पीड अप कोई काम ऐसा करो जुडिशरी कि उनको स्पीडली जल्दी से अंडर ट्रायल्स को रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। आर्टिकल 39A में एक प्रोवाइड किया गया कि फ्री लीगल एड आपको दिया जाएगा। ये आर्टिकल देखो मैंने 2-3 बार बोल दिया, आपको अब अच्छे से याद हो जाना चाहिए 39A में क्या मेंशन है। फ्री लीगल एड पुअर और वीकर सेक्शन को, ये ध्यान रखना है बस, है ना। और इसके अलावा पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, 2 चीज़ याद रखनी है, फ्री लीगल एड पुअर और वीकर सेक्शन को, और दूसरा आपका जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, FLA JFA, 2 चीज़ें आपको यहाँ से ये करना है। अब देखिए नालसा डालसा सालसा जितना भी बना, पैटर्न इन चीफ कौन होता है? CJI होता है। ठीक है, नालसा कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट पे भी इसकी अथॉरिटी बनती है, तो आपको यहाँ पे सब चीज़ें नीचे दे रखी है। ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी होगा, हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी होगा, स्टेट के लिए स्टेट लीगल सर्विस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट का DLSC, और तालुक लेवल पे होगा आपका TLSC। तो ये 5 लेवल आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में क्या क्या मेंशन है ये आपको मुझे नहीं लगता ये आपको बतानी चाहिए कि आर्टिकल 14 में आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। आर्टिकल 22 में क्या है कि 20 क्लॉज 2 मतलब 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगा सेम ऑफेंस के लिए। आर्टिकल 21 में क्या है कि स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 22 में क्या है कि कोई भी आदमी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब उसको अरेस्ट, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिनाइड राइट टू कंसल्ट, मतलब अरेस्ट किया जा सकता है, वो आपका उसमें प्रोविजन है कि आपको राइट टू कंसल्ट उसको होगा, जिससे मतलब ऐसा उसको एडवोकेट प्रोवाइड किया जाए जो उसको डिफेंड कर सके उसकी चॉइस के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे आदमी जिसको कह सकते हैं कि अब जुडिस मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया है, तो आप उसको राइट टू कंसल्ट वाला उसको राइट दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है राइट टू कंसल्ट आर्टिकल 22 में है, स्पीडी ट्रायल आपका आर्टिकल 21 में है, और एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिले ये आपका 20 में है। तो ये क्लोज याद रखें, 20, 21, 22। ठीक है, तो राइट टू कंसल्ट को थोड़ा सा आप पता रखें। इसके अलावा आर्टिकल 32 और 226 जो आपका रिट पिटीशन वाला है वहाँ पे चीज़ें चलेंगी। इसके अलावा आर्टिकल 39 फ्री लीगल एड, और ये आपने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगले टॉपिक में हम चलेंगे, वो है आपका लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग। अब यहाँ पे क्या है कि 2 स्टेट को आप याद रखना है, एक तो है गुजरात हाई कोर्ट और दूसरा है कर्नाटका हाई कोर्ट। तो गुजरात हाई कोर्ट ने सबसे पहले स्टार्ट किया है इसको लाइव स्ट्रीमिंग को कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है, अब इसको आप ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट आएगा कि किसी भी जो आपका केस है लीगल केस है, ठीक है, या फिर आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वाला केस है, उनकी हियरिंग को वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करने का वहाँ पे
गाइडलाइन जारी किया गया। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके बेंच जो होगी उसकी हियरिंग को ही लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है, बाकी अदर केसेस की को नहीं किया जाएगा। और पहला स्टेट कौन है आपको घुमा के देगा, कर्नाटका देगा, क्योंकि कर्नाटका भी आपको याद होगा, जबकि यहाँ पे आपको याद रखना है गुजरात जो है वो फर्स्ट स्टेट है। अब इसमें और चीज़ याद रखनी है, ये कुछ काम का नहीं है क्योंकि ई कोड प्रोजेक्ट है, काफ़ी इसने काम किया है जुडिशरी ने आईसीटी को यूज़ करने में। 2018 में आपका स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वाला जो केस था, इसमें कहा कि लाइव टेलीकास्ट करना कोर्ट की प्रोसीडिंग को आपका राइट टू एक्सेस जो जस्टिस जो है, जस्टिस का आपका जो एक्सेस है, राइट है, वो आपका आर्टिकल 21 में है। तो ये चीज़ याद रखना, आर्टिकल 21 सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग, और दूसरा गुजरात हाई कोर्ट, ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से पता होना चाहिए। और आपका जो आर्टिकल 21 के अंदर जो है राइट टू एक्सेस जस्टिस, ये आपको केस से याद रखना है, 2018 का केस स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वाला। इसके अलावा और कौन सी चीज़ इसमें काम की है, तो इसके अलावा और कोई काम की नहीं है। ये जो प्रोविजन है इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, सुपेस, सुवास, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल, ये लास्ट वाले जो है ना, डिजिटल कोर्ट है आपका, स्वास वेबसाइट है, जस्टिस मोबाइल ऐप है, ये सब जुडिशरी जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी हेल्प के लिए है, ताकि उनको केसेस की जो फाइल्स हैं एक बार में डिजिटली प्रोवाइड हो, तो ताकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे बच सके, टाइम बच सके। इसके अलावा और चीज़ क्या है, इन कैमरा प्रोसीडिंग क्या है, तो ये कुछ खास टॉपिक नहीं है। इन कैमरा प्रोसीडिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे केस की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करने की बात होती है, ठीक है, या फिर कोई ज़्यादा ही सेंसिटिव मैटर होता है तो वहाँ पे इन कैमरा प्रोसीडिंग वहाँ पे की जाती है। तभी कहा है कि आपका रेप केसेस जो है वहाँ पे एक प्ली लगाई गई कि जो रेप केसेस है उनकी इन कैमरा हियरिंग होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी की बात जब होती है तो वहाँ पे इन कैमरा आपकी जो प्रोसीडिंग है वहाँ पे की जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपका और चीज़ है फुल कोर्ट मीटिंग, ये भी न्यूज़ में था। तो फुल कोर्ट मीटिंग क्या होता है कि जब पूरी जुडिशरी, मतलब अभी 34 जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में, तो जब पूरे जो जजेस हैं वो जब एक साथ बैठेंगे किसी केस पे या किसी काम के लिए, तो वो आपका कहलाएगा फुल कोर्ट मीटिंग। अब इसके काम क्या हो सकते हैं, किसके लिए ये चीज़ें बैठेंगे, तो आपके यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस जो है कोर्ट की, वहाँ पे कुछ अमेंडमेंट करना है, ठीक है, या फिर कोई किसी कॉमन सॉल्यूशन पाना है, तो वहाँ पे फुल कोर्ट मीटिंग होगी। अदरवाइज उनके पहले ही वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, तो फालतू की चीज़ों के लिए वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है। इसके अलावा और क्या चीज़ होगी कि यहाँ पे कोई रिटर्न रूल्स नहीं है कि फुल कोर्ट मीटिंग होनी है या नहीं होनी है, ये तो सिर्फ कन्वेंशन है कि फुल कोर्ट मीटिंग होगी और वो सीजेआई बुलाएगा, और वहाँ पे इंपॉर्टेंस जो है कुछ केसेस की जुडिशरी के लिए, उसके लिए फुल कोर्ट मीटिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका है कि इसको अटेंड कौन करेगा, सभी मेंबर जो है 34 वो यहाँ पे इसको अटेंड करेंगे। लैंग्वेज की बात के लिए आपको प्रोविजन पता होगा, हायर जुडिशरी में लैंग्वेज जो है 348 आपका आर्टिकल जो है जो लैंग्वेज से मेंशन वहाँ पे आपको किया है कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस के लिए, 348 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2। अब क्लॉज 1 में क्या कहा है कि क्लॉज 1 में कहा है कि जब तक पार्लियामेंट कुछ नए कानून नहीं लाती है तब तक हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। मतलब वहाँ पे हिंदी का प्रोविजन हायर जुडिशरी के लिए है ही नहीं। इसके अलावा 348(2) में क्लॉज में क्या है कि गवर्नर जो है स्टेट का, वो प्रेसिडेंट से कंसेंट लेके, प्रेसिडेंट से वहाँ पे कंसेंट लेके हिंदी लैंग्वेज या वहाँ पे स्टेट में चल रही किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो लैंग्वेज होगी ना, वो सिर्फ 22 भाषाओं में से लैंग्वेज जरूरी नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो उस स्टेट में चल रही है ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज हो सकती है, वहाँ पे प्रेसिडेंट की कंसेंट से गवर्नर जो है वो उसको डिसाइड कर सकता है हाई कोर्ट की लैंग्वेज बनाने के लिए कि हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में कौन सी चलेगी। जबकि 341(8) में क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वहाँ पे यदि पार्लियामेंट चेंज करे, वहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट है, कि पार्लियामेंट यदि चेंजेस करे तो आप इंग्लिश के अलावा और भी कोई लैंग्वेज जो है वहाँ पे यूज की जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लैंग्वेज के बारे में आर्टिकल 348 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो यहाँ पे रही, टेली लॉ सर्विस वगैरह है, तो ये कुछ काम का नहीं था, ठीक है। कुछ इंटीग्रेटेड डिलीवरी लीगल सर्विस का कुछ ऐसा डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट जस्टिस, इसने और नालसा के साथ में यहाँ पे क्या किया है, कुछ एक एमओयू साइन हुआ है, तो बस टेली लॉ सर्विस के नाम से यहाँ पे जो चीज़ चल रही थी। हाँ, ये ध्यान रखें, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ये किसके लिए है, स्पीडी फाइलिंग और प्रोसेसिंग के लिए, एप्लीकेशंस की जो ब्रॉडकास्टर होते हैं उनके लिए यहाँ पे लाइसेंस देने का काम आसान हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ठीक है। तो ये आपको एक मालूम होना चाहिए कि किसके लिए काम कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है। तो जब ब्रॉडकास्ट की बात है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ रही होगी, तो एमआई भी वहाँ पे काम कर रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एक दूसरा है बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी जो आपका कुछ एक जो चलती हैं उसके पर्टिकुलर मैं आपको नाम बताता हूँ, 3 केसेस थे उसमें कि किस चीज़ पे आपका बॉडीली ऑटोनॉमी और आपका इंटीग्रिटी है, उनको आप जो आपका पुत्तु स्वामी जो केस जो था, उसमें कहा गया था कि जब तक 3 रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तब तक आप उस गवर्नमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट के नाम पे किसी चीज़ को वहाँ पे इम्पोजिशन नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता।
ठीक है, तो मतलब बॉडीली जो ऑटोनॉमी है या इंटीग्रिटी है वो प्रोटेक्ट है आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। वो तीन केसेस कौन से हैं, एक तो लीगलिटी, एक लेजिटिमेट नीड और दूसरा है प्रोपोर्शनलिटी। तो यदि तीन चीज़ें पूरी हो रही है तो ही सुप्रीम कोर्ट ने तो स्वामी जजमेंट में कहा कि तो ही जो जो गवर्नमेंट है ना वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसके अलावा ये आपका जो बॉडीली ऑटोनॉमी और इंटीग्रिटी क्या होता है, ये राइट है हर एक ह्यूमन बीइंग का, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, कि उनकी खुद की एक ऑटोनॉमी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है खुद की बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका वॉलेट हो जाएगा यदि कोई भी अनकंसेंटेड फिजिकल इंट्रूजन यदि किया जाता है तो। ठीक है, तो ये आपको एक केस याद रखना है बस, सुप्रीम कोर्ट का पुत्तस्वामी वाला केस, जिसमें बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी की बात कुछ की गई थी। ये चीज़ यहाँ पे मेनली याद रखनी है। और वो गवर्नमेंट वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तभी लगा सकती है पब्लिक हेल्थ के नाम पे, पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट के नाम पे, यदि वहाँ पे लीगलिटी हो, लेजिटिमेट नीड हो और आपका प्रोपोर्शनलिटी हो। इसके अलावा सील कवर जूरिस्प्रूडेंस की बात होती है, तो सील कवर क्या होता है, मतलब सिर्फ जो कोई रिपोर्ट वगैरह है वो सिर्फ जो आपकी जजेस हैं उनके पास सीधी पहुंचेगी, वो न्यूज़ को न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन को देखेंगे और अपना जजमेंट देंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई लॉ यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं करता है इसको कि कोई डॉक्ट्रिन हो सील कवर वगैरह ऐसी पहले से कोई मेंशन हो, तो ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं चल रहा है। एक है टीएबी जिसको बोलते हैं ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। अब एक एंटीसिपेटरी बेल आपको पता होगा कि कोई आदमी को लगता है कि भाई उसे जेल हो सकती है, ठीक है, या उसको वहाँ पे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो क्या करता है पहले ही हाई कोर्ट या उससे जाके पहले ही क्या ले देता है कि एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है। लेकिन ऐसी कंडीशन कि उसको जो अरेस्ट जो है, जैसे कोई आदमी महाराष्ट्र का है, उसको अरेस्ट जो राजस्थान में किया जा सकता है, ठीक है, तो वो जिस स्टेट में हो सकता है ना, वहाँ पे वहाँ की जो कोर्ट है वहाँ जाके जो बेल को लेगा ना एंटीसिपेटरी बेल के लिए, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि जब एक आदमी किसी दूसरे स्टेट का है और अरेस्ट खुद की स्टेट में होना है या फिर कोई जिस स्टेट में है वहां से दूसरी स्टेट में अरेस्ट होना है, तो इस फेज के बीच में मतलब दूसरे स्टेट में जब उसको एंटीसिपेटरी बेल चाहिए तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। तो ये सीआरपीसी में मेंशन नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जबकि जो आपका एंटीसिपेटरी बेल है वो आपका सेक्शन 438 में मेंशन है कि वहां पे एक एंटीसिपेटरी अरेस्ट के लिए एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। ध्यान रखना है, ट्रांजिट वाली कोई ऐसी सीआरपीसी के अंदर मेंशन नहीं है, इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपको पता होगा 5 मेंबर या उससे ज़्यादा की बेंच जब जस्टिस वहाँ पे बैठेंगे तो उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसमें और चीज़ आपको इसमें यहाँ देखना था कि अभी तक 492 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैटर जो है अभी पेंडिंग है, जिसमें 53 केसेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग इसमें चल रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब 5 या 5 से ज़्यादा जजेस जब बैठेंगे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में होती है 5 से ज़्यादा जस्टिस वहाँ पे एक साथ बैठते हैं। किस लिए होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये कुछ रीजन है 4। एक तो है आर्टिकल 143 में कि यदि कोई ऐसा लॉ से पर्टेनिंग कोई क्वेश्चन आ रहा है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है, तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी, जो कि आपको बेसिक मालूम है। एक आर्टिकल 145 क्लॉज 3 है, वहाँ पे है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की यदि ओपिनियन ले रहा है किसी क्वेश्चन पे जहाँ पे आपका आर्टिकल 143 के अंदर कोई ऐसा लॉ है या कोई फैक्ट है, मतलब ये वो वाली चीज़ है जब प्रेसिडेंट जो है गवर्नमेंट की रिगार्डिंग गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई चीज़ पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को यदि डिसीजन लेना है कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, तो भी आपका 145 क्लॉज 3 के अंदर वहाँ पे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ सकती है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं, तो 2 या 3 जजेस जो हैं आपके 3 जजेस आपकी जो बेंच है उन्होंने यदि कुछ ऐसा कहा कि उनके जजमेंट कन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं आपस में ही, ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि उनकी जजमेंट वहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो उनको एक लार्जर बेंच जो है वो उसको वहाँ पे जजमेंट देना होता है, तब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वहाँ पे वर्क कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे यदि पहले 3 जजेस की बेंच बैठी, उसके बाद में आगे भी 3 जजेस की बेंच बैठी, तो अब जो लेटर जो जजेस की बेंच बैठी है इसने यदि कोई कन्फ्लिक्टिंग या कुछ करेक्टनेस के ऊपर डाउट यदि वहाँ पे खड़ा किया है, तो पिछले वाले जजमेंट जो है, ये फर्स्ट वाला है 3 जजेस वाला, ये सेकंड वाला है, अब सेकंड वाले ने कहा बोले फर्स्ट वाले में कुछ करेक्टनेस हो सकता है, तो इस पर भी यदि लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं इस पर कुछ फिर से जांच होनी चाहिए, तो वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ सकती है। तो 4 केसेस हैं, आर्टिकल 143, आर्टिकल 145 जहाँ पे प्रेसिडेंट मांगता है, 143 में खुद को लगता है कोई चीज़ इंटरप्रेट करनी है, ये और एक थर्ड रीजन है आपका कि 3 जो जजेस की बेंच है इसमें कुछ कन्फ्लिक्टिंग है, या फिर जजमेंट 3 जजेस जो है अलग अलग इनकी आगे पीछे इनके जजमेंट आए और वहाँ पे कुछ करेक्टनेस की या डाउट की कंडीशन यदि क्रिएट होती है, तो वहाँ पे भी आपका इसको डिसाइड करने के लिए रिकंसिडर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वहाँ पे बैठ सकती है। क्यूरेटिव पिटीशन ऐसा कोई कानून है नहीं क्यूरेटिव पिटीशन का, ठीक है, तो अभी सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया था कि वो क्यूरेटिव पिटीशन वहाँ पे कुछ यूज़ करना चाह रही है। भोपाल के ट्रेजेडी में जो विक्टिम थे उनको कुछ ज़्यादा पैसा देने के लिए, ठीक है, तो अभी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया कि वापस उस चीज़ को नहीं खोल सकते। तो ध्यान रखना, ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है क्यूरेटिव पिटीशन,
और ये सभी लोगों के लिए वहाँ पे है जो रिव्यू पिटीशन अपना यूज कर चुके हैं, मतलब जिनको रिव्यू पिटीशन जो है उसको डिसमिस कर दिया गया है। मतलब आप डायरेक्टली क्यूरिटी पिटीशन नहीं ले सकते, पहले आप जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाएंगे, फिर वहाँ पे रिव्यू पिटीशन होगा, देन आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो आपकी क्यूरिटी पिटीशन की उसको वहाँ पे अपेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब याद रखना है आपको कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है अलग से, किस केस में, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अदर्स वाला जो केस था उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि शायद ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का मेंशन है नहीं। ठीक है, अलग से आपका एक तरीके से एक लीगल आउटकम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा वाले केस में। इसके अलावा देखिए, हाँ, जो रिव्यू पिटीशन है ना, रिव्यू पिटीशन आपका मेंशन है आर्टिकल 137 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो अपने किसी भी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है जिसमें उसने पहले ऑर्डर दिया है। ठीक है, और अब यदि लगता है कि उस जस्टिस से कोई ना कोई मिसकैरेज वहाँ पे हो सकता है, तो उस मिसकैरेज को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, उसके गलत आउटकम आने से रोकने के लिए वहाँ पे रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 के अंदर वहाँ पे इन्वोक किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है स्प्लिट वर्डिक्ट, ये भी न्यूज़ में रहा। स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है कि यहाँ पे कर्नाटका का हिजाब बैन वाला जो केस था वहाँ पे स्प्लिट वर्डिक्ट आया। मतलब एक चीज़ होती है कि जहाँ पे 3 लोगों की बेंच बैठी, तो 2 लोगों ने कुछ वर्डिक्ट एक साथ दिया और एक ने एक दिया। अब यहाँ पे कंडीशन ऐसा हो जाए कि एक आदमी अलग, एक जो जस्टिस है, जो जज है, वो अलग वर्डिक्ट दे रहा है, दूसरा अलग दे रहा है और तीसरा अलग दे रहा है। मतलब यहाँ पे ना तो कंसेंसस है ना मेजोरिटी है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सबकी अलग अलग राय है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट। ठीक है, तो इस ऐसी कंडीशन में आपका स्प्लिट वर्डिक्ट दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा फिर क्या होता है, फिर इसके अलावा अभी जब ऐसा हुआ कि यहाँ पे स्प्लिट वर्डिक्ट आया, तो फिर जो आपकी लार्ज बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है सीजीआई के द्वारा। इसके अलावा रेस जूडिकाटा एक जूडिकाटा एक आपकी डॉक्ट्रिन होती है। तो इस डॉक्ट्रिन में क्या होता है कि रेस जूडिकाटा के आपका एक मैटर जो है उसको पहले से जज कर लिया गया, मतलब उस पर डिसीजन दे दिया गया है, तो उसको बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं है। इससे आप समझ लें कि ये है रेस जूडिकाटा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में, क्या कहा कि रेस जो डॉक्ट्रिन है ये रेस जुडिकाटा की, ये क्या करेगी कि ये कहेगा कि ये सेपरेट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग जो है सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं होगा, ये आपका एक ही केस की आपकी सेम प्रोसीडिंग्स जो है सब्सिक्वेंट स्टेजेस की, उसके लिए भी ये लागू होगा। आपको मेनली चीज ध्यान रखनी है कि रेस जुडिकाटा चीज है क्या। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा प्रिंसिपल जिसमें आपका कॉज ऑफ जो एक्शन है, यदि एक बार वहाँ पे डिस्कस हो चुका है, जजमेंट दिया जा चुका है, उसको बार बार खोलने की जरूरत, सेम रीजन पे वहाँ पे जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका किसमें मेंशन है, आपका जो आपका सिविल प्रोसीजर सीपीसी जो है उसका सेक्शन 11 में ये चीज़ मेंशन है। इसके अलावा और क्या है, ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस है। पिथ एंड सब्सटेंसेस आपको मालूम है कि एक ट्रू नेचर जो होती है, ठीक है, उसका मतलब तो होता है पिथ, एक दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसेंशियल पार्ट जो है किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ पे जजमेंट आना था, ठीक है, तो और वहाँ पे यदि सब्सटेंस जो है वो आपकी यूनियन लिस्ट का है, ठीक है, और कंडीशन वहाँ पर आ रही है स्टेट लिस्ट की, तो जब आपका इसमें मेनली काम ये होता है कि कोई सब्जेक्ट जो है कौन सी लिस्ट में है, किस चीज़ से बेस पे उस पर वहाँ पे जजमेंट दिया जाना है, तो उससे रिलेटेड आपको मेनली चीज़ें देखनी होती है। ट्रू नेचर जो है उसके सब्सटेंसेस का, वो चेक करना होता है। ठीक है, तो ये जब चीज़ आएगी तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंसेस। और इसमें जो यूनियन लिस्ट में यदि कोई मैटर है, तो वहाँ पे यदि स्टेट लिस्ट का कोई मैटर है, तो इस लिस्ट के ऊपर प्रिवेल करेगा यूनियन लिस्ट का कोई मैटर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मेनली ध्यान रखना है, जिसमें कुछ एग्जांपल है। कलकत्ता गैस कंपनी 1962 वाला है, इंडिया सीमेंट लिमिटेड वाला कुछ केस था, फिर आपका जीलू भाई नन भाई कचर केस आपका 1994 का है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रिंसिपल जो है पेटेंट सब्सटेंस इसको यूज किया गया, और इसका काम क्या है कि आपका यहाँ पे ये इसेंशियल है कि आपको ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर जो है लेजिस्लेशन का, उसको आप एसर्टेन किया जा सके, ताकि जो आपकी लिस्ट जो है उसमें अलग अलग मैटर जो होते हैं वो आप उनको डिटरमाइन किया जा सके कौन सी चीज़ कौन सी लिस्ट में आएगी, और उनके बेसिस पे वहाँ पे एक इसेंशियलिटी चेक करके वहाँ पे जजमेंट दिया जा सके। ठीक है, तो ये आपको मेनली ध्यान होना चाहिए, रेस जूडिकाटा वाला और आपका फेथ एंड सब्सटेंसेस का। ऐसी और भी डॉक्ट्रिन होती है, जैसे कलरेबल लेजिस्लेशन है। तो ये क्या होता है कि जो इसका एक मैक्सिम है, उसका नाम है कि जो आपका डायरेक्टली नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता। मतलब जो चीज़ गलत है वो गलत ही रहेगी, और डायरेक्टली आप गलत रहेगी, तो आप इनडायरेक्टली करने की कोशिश करोगे तो भी वो चीज़ गलत ही रहेगी। तो ये आपका है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। और ये थोड़ा जुडिशरी नहीं, लेजिस्लेशन में मेनली ज़्यादा काम होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि डिसगाइज करके या कलर करके पावर्स को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, या तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू चीज़ों को एक्ट वगैरह में पास करवा के कोई जुडिक्शन वहाँ पे, मतलब एक तरीके से कानून बनाया जाता है, या किसी और तरीके से वहाँ पे कानून बनाया जा सकता है। तो वहाँ पे लेजिस्लेशन को रोकने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन नाम से एक डॉक्ट्रिन चलती है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसका एक फाउंडिंग स्टोन की तरह आप कह सकते हैं कि ये फाउंडिंग स्टोन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के लिए। ठीक है, इसके अलावा इससे क्या होगा कि आपका जो अनजस्ट है
या फिर आपका जो फ्रॉडुलेंट यूज़ है इंडियन लॉ का उसको अवॉइड किया जा सकता है। और ये किस में आया, आपका बालाजी वर्सेस मैसूर वाला जो केस है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 60% 68% रिजर्वेशन जो है सीट का स्टूडेंट को जो दिया जा रहा है बैकवर्ड क्लासेस वाली को, वो आर्टिकल 14 को वहाँ पे जो दिया जा रहा है उसको आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको आर्टिकल 15(4) के अंदर दिया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर कोई रिजर्वेशन दिया और वो किसी दूसरे जो आर्टिकल है जैसे आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, और आपने 15 के अंदर क्लॉज में कोई क्लॉज बना के दे दिया। ठीक है, तो वो एक आर्टिकल 14 को तो वैसे ही वॉलेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपने नया कलर देके मतलब 15 नया क्लॉज देके उसमें अलग से नाम देके उसको चीज सेम वही की है कि आर्टिकल 14 का भी वॉल्यूशन हो रहा है। तो ये तरह की डॉक्ट्रिन जो है कलरेबल लेजिस्लेशन के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीजें हैं, ये देख लीजिए कि आपका नॉन स्टैच्यूटरी है, मतलब इसके लिए कोई एक्ट वगैरह नहीं आया। ठीक है, तो आपको ये बस ध्यान रखना है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आपका एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर ये वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो ये फुल टाइम चेयरपर्सन इसमें होते हैं, और एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है, 4 इसमें फुल टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, और इसमें मेंबर सेक्रेटरी वगैरह कुछ जो डिपार्टमेंट है आपकी लीगल अफेयर्स वगैरह के, उसका एक सेक्रेटरी इसमें हेड होता है। दूसरा आपका लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, उसका सेक्रेटरी इसका एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। तो इसमें 4 तो फुल टाइम मेंबर हो गए, तो 5 इसके आपके हो गए पार्ट टाइम मेंबर, तो 1 चेयरमैन प्लस 4 आपके फुल टाइम और 5 आपके पार्ट टाइम आपके मेंबर होते हैं, मतलब टोटल 10 मेंबर की बॉडी हो जाती है लॉ कमीशन, जो आपकी स्टेचुरी बॉडी नहीं है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज जो है उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना होता है और उन पर कॉम्प्रिहेंसिव कुछ इसका जो मैंडेट है कॉम्प्रिहेंसिव और आपका क्रिटिकल एग्जामिनेशन जो है वो करना होता है, जो पहले से लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसमें क्या सुधार हो सकता है। तो इसकी नेचर कैसे हुई, ये एक एडवाइजरी बॉडी हुई जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को ये क्या करेगी, वहाँ पे एडवाइस प्रोवाइड करेगी, किसी और मिनिस्ट्री को काम वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम हो जाना चाहिए बच्चे से। इसके अलावा लॉ कमीशन अभी कौन सा चल रहा है, 22वां चल रहा है, हर 3 साल के लिए बैठता है। तो ये आपको यहाँ से बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिल गई है, जो 1955 में पहला लॉ कमीशन यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया गया था। 3 साल का इसका टाइम होता है, और अभी तक 21 बन गया और अभी यहाँ पे 22वां चल रहा है। और उसका हेड कौन है, ऋतुराज अवस्थी जो है वहाँ पे जस्टिस जो रिटायर्ड है वो उसके हेड है। इसके अलावा ग्राम न्यायालय देखिए, ग्राम न्यायालय में क्या है, तो ग्राम न्यायालय आपका लॉ कमीशन है, उसकी 114 जो रिपोर्ट थी उसमें सजेस्ट किया गया था कि ग्राम न्यायालय होने चाहिए। फिर एक एक्ट बना 2008 में, पार्लियामेंट ने बनाया, उसको पास किया। तो यहाँ पे अब जाके 476 दिसंबर 2021 की बात है, 476 मतलब 450 आपके ग्राम न्यायालय चल रहे हैं। तो आपको एक 500 से डेटा याद आया होगा कि 500 क्या है अभी अंडर ट्रायल से, जिनको अभी क्या है कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना है। ठीक है, तो ये से आपको थोड़ा डेटा याद रखने में आसानी होगी। 500 वो 450 ये 476 के आसपास ग्राम न्यायालय अभी चल रहे हैं, और सभी स्टेट में नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना, सिर्फ 15 स्टेट जो है वहाँ पे ये ऑपरेशनल है। इसके अलावा यहाँ पे देखना है चीज़ ग्राम न्यायालय में कुछ इसके बारे में कैसे कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्रिमिनल केसेस जो है उसको भी यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्राम न्यायालय जो है वहाँ पे ट्राई कर सकता है, ये चीज़ आपको देखना है। सिविल केसेस है उनको तो कर ही सकता है, क्लेम डिस्प्यूट वगैरह उन पर करेगा, बस क्वेश्चन आएगा क्रिमिनल केसेस को नहीं कर सकते, ध्यान रखें। ग्राम न्यायालय क्रिमिनल केसेस को भी ट्राई कर सकता है। दूसरा आपका ग्राम न्यायालय जो है आपका इंटरमीडिएट पंचायत लेवल है, वहाँ पे एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये गाइडेड किसके प्रिंसिपल से होंगे, नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है जिसपे एनजीटी काम करता है, उसी पे आपका ग्राम न्यायालय भी काम करता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगी और इसका जो ग्राम न्यायालय का जो न्यायाधिकारी है उसको यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा और चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो रूल्स ऑफ एविडेंस, मतलब वही है ना कि जब आपका नेचुरल जस्टिस से है तो इसका आपको जो प्रोसीजर वगैरह है, जैसे कि आपका एविडेंस एक्ट वगैरह जो आपका 1872 का है, इससे ये चीज़ बाउंड नहीं है ग्राम न्यायालय की वर्किंग, नेचुरल जस्टिस पे काम कर रहा है। इसके अलावा नार्को टेस्ट वाला था इसको, हाँ ये नार्को टेस्ट उसी चीज़ से रिलेटेड हो गया आपको पुत्तू स्वामी वाला केस से। ठीक है, कि सोडियम पेंटोथेल नाम से एक आपका एक ड्रग होता है, इसको यूज किया जा सकता है ताकि वहाँ पे ये क्या है, एक तरीके से डिप्रेसेंट का एग्जाम्पल है सोडियम पेंटोथेल। ठीक है, और इसका काम क्या है, ये एनेस्थेटिक होता है, एक तरीके से बेहोशी की किसी कंडीशन ला देता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेल्वी वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कर्नाटका में कहा कि नार्को एनालिसिस या पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग जैसे जो टेस्ट हैं वो फोर्सफुली नहीं किए जा सकते जब तक कि इंडिविजुअल आपका वहाँ पे कंसेंट नहीं देता है। तो ठीक है, और वहाँ पे जो यदि टेस्ट हो भी गया तो टेस्ट की जो रिजल्ट है वो वहाँ पे एडमिट नहीं किया जा सकते, एविडेंस के फॉर्म है कि सिर्फ एविडेंस, मतलब उस अकेले एविडेंस के बेस पे कोई जजमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। दो चीज़ ध्यान रखनी है, पहला तो ये कि विदाउट कंसेंट वहाँ पे ये टेस्ट नहीं की जा सकते, कौन से, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग। और दूसरा यदि टेस्ट हो भी गया तो उसका रिजल्ट जो है सिर्फ एविडेंस के फॉर्म पे यूज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक नफीस नाम से सिस्टम है, इसका काम क्या है, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंटिंग, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो नेशनली आपका बनाएगा नफीस। तो ऐप से फिंगरप्रिंट याद रखें बस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करेगा किसकी, जो आपको इम्प्रिजनमेंट जिन लोगों को हो गया है उनकी 10 नंबर का एक कोड होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि
इसके पहले कौन कौन से केसेस से रजिस्टर्ड, एक तरीके से पैन कार्ड की तरह काम करेगा। कौन कौन इसको डेवलप कर रहा है, वो एनसीआरबी इसको डेवलप कर रहा है। किसके अंदर काम कर रहा है, क्योंकि जब आपको पता है एनसीआरबी होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको इनॉग्रेट किया है। फिंगरप्रिंट प्रोजेक्ट है, क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड, कंट्री वाइड ये सर्चेबल डेटाबेस है, मतलब पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, कंट्री वाइड ये काम करेगा। 10 नंबर का आपका नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर यहाँ पे ईच आदमी के लिए जो अरेस्टेड है क्राइम के लिए, उनके लिए काम करेगा। ध्यान रखना है, अरेस्टेड आदमी जो है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसका यहाँ पे डेटा रखा जाएगा। और पर्सनल, जो पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको लाइफ टाइम ये डेटा, उसका यूनिक आईडी क्रिएट हो जाएगा उस नाम से। यदि कहीं भी केस रजिस्टर होगा तो वहाँ पे उसको पता चल जाएगा एफआईआर से कि सेम एनएफएन नंबर जिसका होगा उससे पता चल जाएगा कि इससे और भी केसेस वहाँ पे पहले से रजिस्टर। और मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ इसका फायदा लिया तो ये केस स्टडी में काम आएगा मेंस में, तो इसको दोबारा तब देख लेंगे, अभी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक याद रखें, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनेगी 2016 में जाके, ठीक है। और इसमें बताया गया कि यहाँ पे 5 साल या 65 ये आपके जो जुडिशियल टेक्निकल मेंबर हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसने अभी अपॉइंट किया 15 जुडिशियल टेक्निकल मेंबर को एनसीएलटी में। 5 या 65 आपको बस ये याद रखना है, 5 साल या 65 साल के लिए वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। 2016 में एनसीएलटी बना, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बना। और यहाँ पे यदि जो लोग आईबीसी या फिर कंपनी लॉ के जो मैटर होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए ये ऐसे जुडिशियल टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। तो एनसीएलटी जो है किसके लिए काम करेगा, या तो आईबीसी या कंपनी लॉज जो है उनकी जुडिक्शन के लिए काम करेगा, एडजुडिकेट करने के लिए काम करेगा। कितनी बेंच है टोटल, टोटल 28 बेंच है। और प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे इसकी, नई दिल्ली में है। एक चीज और याद रखें, उसका नाम है लास्ट क्राइम मैक। क्राइम मैक क्या है, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। तो मल्टी एजेंसी सेंटर है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिंगल अलर्ट सेवरल स्टेट और यूटीज को है वहाँ पे अपलोड कर, ये है मतलब स्टेट और यूटी जो है अलग अलग, जिन्होंने अपलोड अपलोड अभी नहीं किया है सिंगल अलर्ट ऑन क्राई मैक, वहाँ पे 2020 में एक ये प्रोग्राम 2020 में जारी किया गया, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको जारी करेगी। और इसका काम क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो है क्राइम और क्रिमिनल्स की 24/7 ये वहाँ पे अपलोड करनी होती है स्टेट्स को, ठीक है। और वहाँ पे एक अलर्ट जैसी एक फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है, अपलोड करनी होती है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि मल्टी एजेंसी सेंटर है क्राइम के लिए, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। किसने बनाया, कब बनाया, ये ध्यान रखना, 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, ठीक है। और इसका काम क्या है, सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग उन जो एजेंसीज जो है उनके अंदर सीमलेस इंफॉर्मेशन का फ्लो के लिए ये काम करता है 24/7। कौन रन करता है इसको, वही क्राइम के लिए बात चल रही थी, एनसीआर भी काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। और इसका काम क्या है कि अर्ली डिटेक्शन और इसके अलावा जो क्राइम का प्रिवेंशन है वो किया जा सके कंट्री वाइड। तो वहाँ पे आपका क्राइम में काम करता है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। तो वहाँ पे क्या है कि स्टेट और यूटी जो है वहाँ पे अपलोड करेंगी इन्फॉर्मेशन को, ताकि और जो डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे एक साथ में इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वहाँ पे जो क्राइम और क्रिमिनल जो है उनको प्रिवेंट किया जा सके, उनको डिटेन किया जा सके। तो ये हमारा काम यहाँ पे हुआ, ठीक है। 4th टॉपिक हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया। आई होप यहाँ पे कोई कमी नहीं रही हो तो मुझे बताइए, मैं उसको अपडेट करूँगा, ठीक है। और कोई नई चीज़ आपको ऐड करनी है तो कमेंट कीजिए, वहाँ से पता चलेगा क्या चीज़ें इसमें रह गई हैं, क्या चीज़ें और एडिशनली वहाँ पे ऐड करनी है। आगे बात करेंगे इलेक्शन की नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, इस टॉपिक को डिस्कस करिए दोस्तों के साथ में, ठीक है। बेनिफिट उठाइए और लोगों को इससे बेनिफिट लेने दीजिए। और वीडियो को जरूर लाइक करें और इसको शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट बार।